Hello dear student, I welcome you all on AEC Plus, a digital platform of advanced engineering classes. तो दोस्तों आज का जो सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं डेजिग्नेशन ऑफ एंटी फिक्शन बियरिंग और कंपैरिजन हम देखेंगे जनरल बियरिंग और एंटी फिक्शन बियरिंग में। तो आई होप आप लोगों ने इससे पहले वाला सेशन देखा होगा। इससे पहले वाले सेशन में हमने लाइफ ऑफ बियरिंग के बारे में पढ़ा था। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये यूट्यूब पे जो हमारी क्लासेस चल रही है इसका टाइम आप लोग ध्यान रखें। मशीन डिजाइन की क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे शाम को 7:30 बजे यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रनिंग में है फ्लूइड मैकेनिक्स। इसकी क्लास का जो टाइम है आप ध्यान रखें शाम को 5:30 बजे। इसके अलावा सैटरडे के दिन एक लाइव प्रैक्टिस सेशन आपको देखने को मिलता है। बेसिकली ये सेशन का जो पर्पस है कि अगर आपने पूरे वीक में पढ़ा है तो डेफिनेटली आपके अगर कुछ डाउट्स वगैरह रह गए तो उन डाउट्स को वहां पर एंटरटेन किया जाता है। इसके अलावा वो जो वीक में हमने कंटेंट पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वहां पर देखे जाते हैं। इसके अलावा हर संडे आपको यहाँ पर मैराथन क्लास देखने को मिलती है। चलिए तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लास्ट क्लास में हमने लाइफ ऑफ बियरिंग पढ़ा था। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है लाइफ ऑफ बियरिंग। अच्छा, ये किस बियरिंग की हम बात करते हैं? एंटी फिक्शन बियरिंग। तो यहाँ पर लाइफ ऑफ बियरिंग को हमने दो तरह से डिफाइन किया था। एक तो एक पर्टिकुलर बियरिंग की हम बात करते हैं और एक ग्रुप ऑफ बियरिंग की हम बात करते हैं। तो पर्टिकुलर बियरिंग की हम बात करते हैं तो लाइफ जनरली हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में काउंट करते हैं या फिर आवर्स में काउंट करते हैं। अगर हमें निकालना है लाइफ इन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन तो इसके लिए एक सिंपल सा रिलेशन होता है। अगर आपको दी गई है लाइफ इन आवर्स दिया है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो यहां पर और इसके साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे आरपीएम से, तो यहां से हमारे पास आ जाता है लाइफ ऑफ बियरिंग इन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ओके, जनरली मिलियन रिवोल्यूशन में पूछा जाता है। मिलियन रिवोल्यूशन में अगर हमें निकालना है तो वहां पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 10⁶ से। ओके, ये पर्टिकुलर बियरिंग की मतलब इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि किसी पर्टिकुलर बियरिंग में अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई फेलियर दिखाई देता है, फेलियर आइदर इन रोलिंग एलिमेंट और रेसेस, उसके पहले उसने कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट किए हैं वो उसकी क्या कहलाती है? लाइफ कहलाती है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है रेटेड लाइफ या एवरेज लाइफ, L90, L10 जिसे हम बोलते हैं नॉमिनल लाइफ। तो बेसिकली ये जो वर्ड होते हैं ये वर्ड हमने डिफाइन किए थे किसके लिए? ग्रुप ऑफ बियरिंग के लिए। तो ग्रुप ऑफ बियरिंग में हम देखते हैं रिलायबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट कि 90% बियरिंग, अगर किसी ग्रुप के पर्टिकुलर ग्रुप के 90% बियरिंग कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर पा रहे हैं तो वो उसकी क्या कहलाती है? रेटेड लाइफ या नॉमिनल लाइफ। तो इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन आया था। रिलेशन आप ध्यान रखें, L90 इज इक्वल टू C बाई PE टू द पावर K। अब देखिए यहां पर ये जो लाइफ हमें मिलेगी लाइफ इन मिलियन रिवोल्यूशन, ये भी ध्यान रखें। अगर रिवोल्यूशन में निकालना है तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? हमें 10⁶ से। अब अगर मैं बात करूं यहां पर ये C क्या है, PE क्या है और K क्या है, तो देखिए C जो होता है ये डायनामिक लोड कैपेसिटी होता है, ये ध्यान रखें। डायनामिक लोड कैपेसिटी किसी पर्टिकुलर बियरिंग के लिए इसे हम डिफाइन करते हैं, ग्रुप ऑफ बियरिंग के लिए हम डिफाइन करते हैं कि एक मिलियन रिवोल्यूशन साइकिल अगर कंप्लीट कर पा रहा है उस समय उसके ऊपर कितना लोड वो बियर कर पाता है एक मिलियन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, वो उसकी क्या कहलाती है? डायनामिक लोड कैपेसिटी। और ये जो पीई होता है इसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट लोड कैपेसिटी। और इसका रिलेशन आप ध्यान रख सकते हैं एस एक्स वी एफ आर प्लस वाई एफ ए। बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जो बियरिंग के ऊपर लोड आ रहा है, एक्सियल लोड और रेडियल लोड। और यहां पर कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इनका मीनिंग क्या है। ये एस जो होता है ये सर्विस फैक्टर होता है कि किस तरह से ये लोड आ रहा है। ओके, अब देखिए यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो रिलेशन है पीई, ये वाला रिलेशन हम कब यूज करते हैं? मतलब लाइफ निकालने के लिए जब हमारे बियरिंग के ऊपर कांस्टेंट लोड आ रहा हो, और अगर कांस्टेंट नहीं आता है उस समय हम वहां पर एक कोर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसे बोलते हैं क्यूबिकल मीन लोड कैपेसिटी। तो वहां पर क्यूबिकल मीन लोड कैसे निकालते हैं? इसके लिए क्यूब रूट ऑफ, आई होप आप लोगों को ये रिलेशन पता होगा, पीई टू द पावर 3 N1 प्लस पीई टू द पावर N की पावर क्यूब इंटू N2 प्लस पीई टू द पावर 3 इंटू N3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। अच्छा, N1 N2 N3 क्या है इसको और भी अच्छे से आप समझ पाओगे, लास्ट में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये रिलेशन फॉर टाइमिंग आप ध्यान रखें। ओके,
अच्छा, यहाँ पर के जो होता है ये कांस्टेंट होता है, के की वैल्यू आप ध्यान रखें, के की वैल्यू 3 होती है किसके लिए, बॉल बियरिंग के लिए, और के की वैल्यू 10/3 होती है किसके लिए, रोलर बियरिंग के लिए। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। आई होप आप लोगों को ये सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और इनको आप ध्यान रखें। चलिए, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम यहां पर सबसे पहले बात करेंगे डेजिग्नेशन ऑफ एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। जैसे कि आप बियरिंग को लेने जाते हो, तो बियरिंग को लेने जाते हो तो जैसे कि नॉट ओनली बियरिंग, आप किसी भी मशीन के कंपोनेंट को लेने जाते हो तो उसके पैकेट पर उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो उस इंफॉर्मेशन में क्या क्या होता है वो चीज हमें समझना है, और बियरिंग के लिए किस तरह से वो लिखा जाता है, डेजिग्नेशन कैसे लिखा जाता है, वो चीज हमें यहां पर समझना है। ओके, तो देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर डेजिग्नेशन की, तो डेजिग्नेशन स्टार्ट होता है एसकेएफ से। कहां से स्टार्ट होता है, एसकेएफ से। अब देखिए एसकेएफ एक स्वीडिश कंपनी है और जिसने सबसे पहले बियरिंग बनाया था। मतलब अगर किसी बियरिंग के डेजिग्नेशन में एसकेएफ लिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी उसको बना रही, कंपनी इसकी कोई भी हो सकती है, जैसे श्री राम कंपनी हो गई। ओके, कोई भी XYZ कंपनी हो सकती है, बट अगर वो एसकेएफ लिख रही है इसका मतलब उसके पास उस बियरिंग को बनाने की अथॉरिटी है। तो एसकेएफ का मीनिंग जो होता है, जस्ट इट रिप्रेजेंट अथॉरिटी टू मेक बियरिंग। मतलब उस कंपनी के पास, सपोज श्री राम कोई कंपनी है, वो बियरिंग बना रही है, तो वो एसकेएफ अगर लिख रही है उसके डेजिग्नेशन में, मतलब उसके पास अथॉरिटी है। देखिए कोई भी चीज बनाने के लिए हमें अथॉरिटी लेना पड़ता है, क्योंकि उसका पेटेंट हमारे पास नहीं है, ये पेटेंट उसके पास है। हम जो भी बनाएंगे उसकी कुछ ना कुछ रॉयल्टी हमें उसको पे करना रहेगी। तो अगर हमने अथॉरिटी ले रखी है तो उसके लिए हम यहां पर ये डेजिग्नेशन यूज कर सकते हैं, क्या, एसकेएफ। इसके बाद में हमें मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये नंबर का मतलब क्या है। देखिए यहां पर आप ये नंबर देख रहे हो 6308। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ये जो नंबर होता है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 6, इसकी जगह और भी कुछ कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो देखिए ये नंबर जो है बेसिकली क्या बताता है, अगर आपको यहां पर दिखाई दे रहा हो तो ये बताता है टाइप्स ऑफ बियरिंग के बारे में। किसके बारे में बताता है, टाइप्स ऑफ बियरिंग। जैसे कि हमने बॉल बियरिंग पढ़ा था, रोलर बियरिंग पढ़ा था। अब बॉल बियरिंग में भी हमने अलग अलग प्रकार के बियरिंग पढ़े थे, जैसे कि डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, इसके अलावा निडल रोलर बियरिंग, सेल्फ अलाइंग बॉल बियरिंग, टेपर रोलर बियरिंग। अलग अलग तरह के बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग हमने पढ़े थे। अब यहां पर ये जो बियरिंग है, ये बियरिंग है कैसा, ऑल्दो आप देख के बता सकते हो उसको, बट देख के भी जिसको पता नहीं कि हाँ इसे क्या बोलते हैं, वो आइडिया लगा सकता है इस नंबर को देख के कि ये बियरिंग एक्चुअली में है कैसा। तो यहां पर देखिए, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, यहां पर लिखा हुआ है 6, तो 6 का मतलब होता है डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। मतलब अगर आपके डेजिग्नेशन में आप बियरिंग लेने गए तो वहां पर डेजिग्नेशन में लिखा हुआ एसकेएफ 6 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वो जो बियरिंग है वो बियरिंग कौन सा है, डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। इसी तरह से आप ध्यान रखें, जैसे कि अगर मैं बात करूं टेपर रोलर बियरिंग, 3 अगर लिखा है तो वहां पर उसे हम बोलेंगे टेपर रोलर बियरिंग, और अगर 2 लिखा हुआ तो वहां पर स्पेरिकल रोलर बियरिंग बन जाएगा। तो ये बेसिकली ये पहला जो नंबर है आपको ध्यान रखना है, ये क्या बताता है, टाइप्स ऑफ बियरिंग के बारे में बताता है। इज इट क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर नेक्स्ट जो नंबर है ये बताता है टाइप्स ऑफ सीरीज के बारे में। किसके बारे में बता रहा है ये, टाइप्स ऑफ सीरीज के बारे में बताता है। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा आगे मैं डिस्कस करूंगा। देखिए इससे कि अगर मैं बात करूं, यहां पर 5 तरह की सीरीज होती है। यहां पर 1 भी लिखा हो सकता है, 2, 3, 4, 5। 1 का मतलब होता है 100 सीरीज, और इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा लाइट। अगर हमारे शाफ्ट के ऊपर अगर बहुत ही कम लोड आ रहा है तो इस तरह की सीरीज वाला बियरिंग हम यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है हमारी शाफ्ट के ऊपर तो हम वहां पर यूज करेंगे 500 सीरीज। तो देखिए 500 सीरीज क्या होगा, एक्स्ट्रा हैवी। मतलब ये ज्यादा लोड, मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ओके, तो देखिए 5 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं यहां पर सीरीज को। चलिए इसी को थोड़ा सा हम अच्छे से देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक शाफ्ट है, लेट अस टेक दिस इज द शाफ्ट। ओके, शाफ्ट का डायमीटर, अब इस शाफ्ट को हम अलग अलग साइज के बियरिंग के अंदर फिक्स कर सकते हैं। ओके, अलग अलग साइज के बियरिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज विल टेक ए बियरिंग,
ये एक बियरिंग लिया हमने, इससे भी बड़ा एक और बियरिंग ले लिया हमने, इवन वी कैन टेक इससे भी बड़ा बियरिंग। ओके, ये 3 बियरिंग है, इनके अंदर रोलिंग एलिमेंट रहेगा नो डाउट। ये तीनों जो है डीप ग्रूव बॉल बियरिंग है। अब देखिए ये सभी बियरिंग का जो इनर डायमीटर है वो सेम है। यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो लास्ट वाला नंबर होता है ना, ये लास्ट वाला नंबर बताता है डायमीटर के बारे में, कि जो शाफ्ट होगी उसका डायमीटर क्या होगा। ओके, अब देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहां पर, जैसे कि ये लास्ट वाले नंबर, ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। ये लास्ट वाले नंबर जैसे कि लिखा हुआ SKF6300, तो 00 अगर है तो 10 mm, मतलब 10 mm से छोटा, मतलब ये इनर रेस का डायमीटर हम बोल रहे हैं। इनर रेस का जो डायमीटर रहेगा वही शाफ्ट का डायमीटर रहेगा। तो 10 mm से छोटा कोई बियरिंग नहीं आता है। तो अगर यहां पर 00 लिखा हुआ, मतलब जो शाफ्ट का डायमीटर होगा, जो शाफ्ट हम उसके अंदर इंसर्ट करेंगे उसका डायमीटर कितना होगा, 10 mm। इसी तरह से अगर यहां पर लिखा हुआ SKF01, देखिए 00 लिखा है तो 10 mm, 01 लिखा है तो 12 mm, 02 लिखा है तो 15 mm, 03 लिखा हुआ तो 17 mm। इसके बाद में एक रूल स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि अगर लिखा हुआ 04 तो हमें यहां पर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो कितना हो जाएगा, 20 mm। यहां पर लिखा हुआ 05 तो इसका मतलब 25 mm। अगर ऐसा कुछ लिखा होता SKF6306 तो यहां पर हम ये 6 में मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 5 का, तो 30 mm डायमीटर रहेगा किसका, जो शाफ्ट है उसका। ओके, तो वही चीज मैंने यहां पर मेंशन करी है। देखिए लास्ट 2 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 5 गिव्स द डायमीटर ऑफ इनर रेस और शाफ्ट। लास्ट के 2 जो डिजिट है उनको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनर रेस और या फिर शाफ्ट के डायमीटर का हमें उससे पता चल जाएगा। बट ये रूल कब वैलिड होगा, जब यहां पर वैल्यू जो होगी वो 4 या 4 से अधिक होगी। इससे पहले ये आपको डायरेक्टली याद रखना। अब ऐसा नहीं कर सकते कि 2 लिखा हुआ तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा। बट यहां पर 02 लिखा हुआ, इसका मतलब ये तो 15 mm डायमीटर शाफ्ट के लिए बना हुआ है। बात समझ में आई? तो अब देखिए यहां पर हम ये सारी चीजें सेम लेते हैं, यहां पर ये वाली सारी चीजें सेम लेते हैं, ये बीच वाली सीरीज को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे कि ये वाला जो बियरिंग है, सपोज इट विल बी SKF6 105 this will be SKF6305 SKF6505। तो बेसिकली इन तीनों बियरिंग में, ये 3 बियरिंग हो गए, इन तीनों बियरिंग में डिफरेंस क्या है। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये तीनों के लिए सेम है, मतलब 505 लिखा हुआ, मतलब 5 5 जा 25, मतलब ये इनर जो डायमीटर है बियरिंग का ये हो गया 25 mm। ओके, अब देखिए 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ मतलब डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। अब यहां पर अंतर किस में आ रहा है, इस नंबर में 6 के बाद, मतलब सेकंड डिजिट में अंतर आ रहा है। यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर 5 है। अब देखिए 1 है, इसका मतलब क्या है, देखिए 1 का मतलब क्या होता है, ये देखिए एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा लाइट है। 3 का मतलब क्या है, सीरीज कैसी है, मीडियम है। 5 का मतलब है एक्स्ट्रा हैवी। तो ये देखिए ये क्या है, एक्स्ट्रा लाइट है। ये बियरिंग जो है कैसा है,
एक्स्ट्रा लाइट, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स्ट्रा लाइट। ये 3 क्या बता रहा है, मीडियम सीरीज। और ये 5 क्या बता रहा है बेटा, एक्स्ट्रा हेवी। ये एक्स्ट्रा हेवी, इसका मतलब क्या हो, देखिए एक्स्ट्रा हेवी होने की वजह से यहां पर आप देख सकते हो कि बियरिंग के डायमेंशन बढ़ेंगे। यहां पर सपोज ये B1 है, ये B2, ये B3, तो डायमेंशन बढ़ गए। ये इसको A1 बोल देते हैं, A2, A3। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे डायमेंशन क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, इनकी बढ़ती जाएगी और कॉस्टिंग जो होगी वो भी बढ़ती जाएगी। समझ में आए? जबकि यहां पर शाफ्ट का डायमीटर जो है वो फिक्स है। इस शाफ्ट को माउंट करने के लिए आप इस तरह का बियरिंग भी यूज कर सकते हो, इस तरह का भी कर सकते हो, इस तरह का भी कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, अगर हम देखें यहां पर, सो इफ वी मूव फ्रॉम एक्स्ट्रा लाइट सीरीज टू हेवी सीरीज, क्या हो रहा है, यहां पर डायमेंशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लोड कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ रही है, और कॉस्ट तो डेफिनेटली क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है, ये 2 बियरिंग आपको दे दिए कि बताइए इन दोनों में कॉस्टिंग किसकी ज्यादा होगी, तो इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। बताइए इन दोनों में से लोड कैरिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो ये वाला डिजिट आपको ध्यान रखना है, 6 के बाद का मतलब फर्स्ट डिजिट। अब ये 6 जरूरी नहीं 6 हो, अब ये बियरिंग अगर अलग टाइप का तो यहां पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो इस तरह से हम बियरिंग के डेजिग्नेशन को देते हैं। तो ये SKF 6305 अगर लिखा हुआ तो इसमें हर वर्ड का मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये पूरा डेजिग्नेशन क्लियर हुआ होगा। मल्टीप्लाई बाय 5 का रूल कब से स्टार्ट होगा, जब यहां पर नंबर क्या होगा, 4 होगा। ये यहां से ध्यान रखें। इससे पहले आपको ध्यान रखना 10, 12, 15 एंड 17। ओके, चलिए तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। लास्ट इसका छोटा सा टॉपिक है कंपैरिजन, ये भी आप ध्यान रखें, कंपैरिजन बिटवीन जनरल बियरिंग एंड एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तो देखिए अगर मैं बात करूं कंपैरिजन की, तो यहां पर मैंने पैरामीटर भी लिखे हुए हैं, क्योंकि यहां से भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं स्पीड की। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि जनरल बियरिंग हम कब यूज करते हैं और एंटी फ्रिक्शन बियरिंग हम कब यूज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। तो हमेशा ध्यान रखें कि जनरल बियरिंग हम यूज करते हैं एट हाई स्पीड एप्लीकेशन, और जबकि एंटी फ्रिक्शन बियरिंग लो टू मीडियम स्पीड एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं। लो टू मीडियम स्पीड एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कंपेयर टू द जनरल बियरिंग। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो देखिए मेनली अगर मैं बात करूं तो जनरल बियरिंग रेडियल लोड बियरिंग कहलाता है ना हमारा। तो ये जनरल बियरिंग हम कब यूज करते हैं, व्हेन अवर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू रेडियल लोड ओनली। जबकि अगर मैं बात करूं एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, तो ये रेडियल लोड को भी ले सकते हैं, एक्सियल लोड को भी ले सकते हैं। तो ये बट ये हेवी भी नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं बोथ, जब हमारे शाफ्ट के ऊपर रेडियल और एक्सियल दोनों तरह के अगर लोड आ रहे हैं, तो उस केस में हम यूज करेंगे एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कॉस्ट, तो डेफिनेटली इनकी कॉस्ट क्या होगी, जनरल की कम होगी, क्योंकि जनरल में है क्या, जनरल में आउटर कवरिंग है और इसके अंदर क्या है, शाफ्ट है, और बीच में तो लुब्रिकेंट ही है ना, ऐसा रोलिंग एलिमेंट वगैरह केज वगैरह तो कुछ होगा नहीं। जबकि अगर मैं बात करूं एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, आप देखते हो बोल, इनर रेस, आउटर रेस, केज, तो इसकी वजह से इसकी कॉस्टिंग जो होती है क्या होती है, ज्यादा होती है। ध्यान रखें एंटी फ्रिक्शन बियरिंग की कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके अलावा नॉइस की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर सभी बियरिंग में से अगर हम कंपेयर करें तो सबसे कम नॉइस हमें देखने को मिलती है किसमें, जनरल बियरिंग। जनरली अगर मैं बात करूं तो जनरल बियरिंग आप लोगों को पता होगा हाइड्रोडायनामिक,
मतलब थिक फिल्म लुब्रिकेशन, थिक फिल्म लुब्रिकेशन रहेगा तो वहां पर मेटल टू मेटल कांटेक्ट के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट के चांसेस कम होंगे तो वहां पर नॉइज जो होगी वो बहुत ही कम होगी, और यहां पर नॉइज जो होती है ज्यादा होती है। बट इसमें आप ध्यान रखें, एक डीप नॉइज ज्यादा होती है, और यहां पर पूछा जाता है कि कौन सा नॉइसलेस बियरिंग है। तो नॉइसलेस बियरिंग आप लोगों को मैंने बताया है, नॉइसलेस बियरिंग अगर पूछा जाता है इनमें से ही तो वो होता है आपका डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, इसे बोला जाता है नॉइसलेस। होती इनमें सबसे ज्यादा है, बट इनमें भी अगर हम कंपेयर करें सबसे कम किसमें होती है तो वो होती है बेटा डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। इज इट क्लियर? नाउ रेडियल स्पेस, अब देखिए रेडियल स्पेस रिक्वायरमेंट की बात है यहां पर। तो रेडियल स्पेस मतलब ये वाला स्पेस, तो ये स्पेस यहां पर क्या होता है, रोलिंग एलिमेंट भी होता है, बॉल केज वगैरह सब कुछ। तो रेडियल स्पेस जो है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग को ज्यादा जरूरत पड़ती है कंपेयर टू जनरल बियरिंग, और एक्सियल स्पेस यहां पर ज्यादा रिक्वायर्ड होता है कंपेयर टू एंटी फ्रिक्शन। एक्सियल स्पेस मतलब आप देखेंगे ना जनरल बियरिंग, ये जनरल बियरिंग है, और जबकि वहीं पे अगर मैं बात करूं इसी शाफ्ट पर अगर एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में लगाऊंगा तो ये इतना सा बड़ा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तो इसके लिए एक्सियल स्पेस ज्यादा रिक्वायर्ड होती है जनरल बियरिंग के लिए, और वहीं पे अगर मैं बात करूं एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के लिए ये रेडियल स्पेस ज्यादा होती है, बट एक्सियल स्पेस रिक्वायर्ड जो होती है वो कम होती है। ओके, मशीन सर्विंग, देखिए ये कब यूज करते हैं, जब कंटिन्यूअस वर्किंग हो रही, मशीन जो है वो कंटिन्यूअसली रन कर रही, जबकि ये हम यूज करते हैं कब, जब इंटरमिटेंट सर्विंग, मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं बाइक होती है, साइकिल होती है, ये रुक रुक के चलती है, मतलब फ्रीक्वेंटली हम इनको स्टॉप कर देते हैं, कभी भी स्टार्ट कर लेते हैं, तो ऐसे केस में फिर हम यूज करते हैं एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डैंपिंग कैपेसिटी, देखिए डैंपिंग कैपेसिटी, डैंपिंग इज द टेक्निकल नेम ऑफ फ्रिक्शन। ये आप लोगों को पता होगा, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, आपने थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा होगा। डैंपिंग बेसिकली द टेक्निकल नेम ऑफ फ्रिक्शन। तो ध्यान रखें इसकी डैंपिंग कैपेसिटी क्या होगी, हाई। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लुब्रिकेंट, लिक्विड लुब्रिकेंट यूज करते हैं, लिक्विड लुब्रिकेंट हम यहां पर यूज करते हैं, और डैंपिंग कैपेसिटी जो होती है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग की वो कम होती है। लुब्रिकेंट यहां पर भी देखिए कंटिन्यूअस लुब्रिकेशन की जरूरत होती है, और लिक्विड लुब्रिकेंट यहां पर दिया जाता है, जबकि यहां पर इंटरमिटेंट और पीरियोडिक, जैसे कि ग्रीसिंग करते हैं ना, तो लगातार तो ग्रीसिंग करते नहीं, कुछ समय बाद फिर वापस ग्रीसिंग हमें करने की जरूरत पड़ती है। सेमी सॉलिड ग्रीस वगैरह हम यूज करते हैं एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के लिए। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ फेलियर, देखिए ये जनरल बियरिंग जो होते हैं ना, ये एकदम से फेल हो जाते हैं, क्रैक हुआ, पूरा ऑयल लीकेज हो गया, हमको पता चल जाएगा कि बियरिंग फेल हो गया, एकदम से फेल होता है, ठीक है, सडन फेलियर विदाउट इंडिकेशन। जबकि एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, जैसे कि फैन, आपके घरों में फैन होगा, फैन में कभी कभी अचानक आवाज आने लगती है, तो वो हमें इंडिकेट कर देता है कि यहां पर हमारा जो बियरिंग है वो क्या हो गया, खराब हो गया। तो यहां पर लिखा हुआ है गिव इंडिकेशन बिफोर फेलियर बाय मेकिंग मोर नॉइस, बाय मेकिंग मोर नॉइस। ओके, तो यहां पर नॉइस जो है वो क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, तो वहां से हमें पता चल जाता है कि ये बेयरिंग जो है क्या हो गया, फेल हो गया। अब आपको ध्यान रखना है इसके एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जैसे कि स्टीम एंड गैस टरबाइन। अब स्टीम एंड गैस टरबाइन की जो स्पीड होती है काफी ज्यादा होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पावर प्लांट, स्टीम टरबाइन गैस टरबाइन 10,000 से लेके 1,00,000 आरपीएम तक पहुंच जाती है, तो हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। लार्ज साइज इलेक्ट्रिक मोटर के लिए हम यूज करते हैं बाउल मिल इन ए थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, कंक्रीट मिक्सचर, आईसी इंजन, क्रैंकशाफ्ट, मतलब जहां पर हेवी लोड भी आते हैं, जैसे कि बाउल मिल, कंक्रीट मिक्सचर जो होते हैं हेवी लोड हाई स्पीड दोनों के लिए सुटेबल। जबकि यहां पे अगर मैं बात करूं तो फ्रंट एंड रियर एक्सल ऑफ बाइक, साइकिल, स्मॉल साइज इलेक्ट्रिक मोटर, स्मॉल साइज फैन ब्लोअर, गियर बॉक्स, मशीन टूल, स्पिंडल, इनमें यूज किया जाता है, जहां पर स्पीड एक लिमिट से ज्यादा भी नहीं होती है और लोड जो है वो भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं होता है, उस केस में हम यूज करते हैं एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। ओके, तो ये कंपैरिजन आप ध्यान रखें, यहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाइफ ऑफ बियरिंग का हमने एक क्वेश्चन तो पिछले क्लास में भी किया था, एक और क्वेश्चन यहां पर मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, वो शानदार क्वेश्चन है। क्या है, देखिए क्वेश्चन, ए सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग है सी। अब सी जो होता है, ये मैंने आपको बताया था, सी जो होता है ये क्या होता है, डायनामिक लोड कैपेसिटी,
डायनामिक लोड कैपेसिटी, ये हमें दे रखा है। वर्क ऑन फॉलोइंग साइकिल। अब देखिए यहां पर जो लोड आ रहा है हमारे बियरिंग के ऊपर वो कांस्टेंट नहीं, वो टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जैसे कि यहां पर बोला गया रेडियल लोड आ रहा है 15,000 न्यूटन, और उस समय जो स्पीड है वो कितनी है, 500 आरपीएम है, और ये कितने समय के लिए, 25% ऑफ टाइम। जितनी भी देर उसको हमने रन किया है, जैसे कि सपोज हमने उसको रन किया है 1 आवर, तो 1 आवर का 25% टाइम जो है उसके ऊपर किस तरह का लोड आ रहा है, केवल रेडियल लोड आ रहा है 15,000 न्यूटन। उसके बाद में अगेन रेडियल लोड 10,000 न्यूटन आ रहा है, उस समय जो स्पीड है उसकी 700 आरपीएम है, और कितने समय के लिए आ रहा है, 50% टाइम के लिए ये लोड आ रहा है, कितना, 10,000। इसी तरह से जो रिमेनिंग टाइम बचा, रिमेनिंग कितना बचेगा, 25% ही बचेगा रिमेनिंग। तो रिमेनिंग टाइम पर जो लोड आ रहा है वो आ रहा है 7,000, और उस समय स्पीड कितनी है, 400 न्यूटन। अब हमें यहां पर बताना एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ बियरिंग इन आवर्स। तो देखिए अगर मैं बात करूं लाइफ अगर हमें निकालना है, सीधी सीधी बात कि लाइफ अगर निकालना है तो लाइफ इन मिलियन रिवॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं। रिलायबिलिटी एट 90% पर हमें फॉर्मूला पता है कि ये लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन PE टू द पावर K। अब देखिए C हमें डायरेक्टली दे रखा है, डायनामिक लोड कैपेसिटी। अब PE इक्विवेलेंट लोड, अब इक्विवेलेंट लोड हम कैसे निकालते हैं, अब यहां पर तीन तीन कंडीशन हमें दे रखी, तो इनमें से किसको हम इक्विवेलेंट लोड माने, इसलिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है क्यूबिकल मीन लोड कैपेसिटी का। ओके, के हम यहां पर क्या लेंगे, सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग है तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर 3 हो जाएगी, ये ध्यान रखें। अब देखिए यहां पर इक्विवेलेंट लोड हमें निकालना। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि वाकई में ये कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाहते हो, ऐसा कुछ ना। तब देख लें ये कहना क्या चाहते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ओके, टोटल साइकिल टाइम लेट अस टेक इट विल बी टी। ओके, तो 25% ऑफ द टाइम मतलब 0.25 टी, तो 0.25 टी यहां पर ले लेते हैं 0.25 टी। ओके, इसके बाद में 50%, 50% टाइम मतलब कि 0.5, तो 0.25 में 0.5 जोड़ेंगे तो 0.75, और यहां पर आ गया टी। ओके, अब देखिए ये इतने समय तक उसके ऊपर लोड कितना आ रहा है, 15,000। लेट अस टेक दिस विल बी 15,000। इसके बाद में कितना आ रहा है, 10,000, 10,000 लोड, और इसके बाद में आ रहा है इसके ऊपर 7,000। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि सारी रेडियल लोड है, कोई एक्सियल लोड नहीं है। ओके, कोई एक्सियल लोड नहीं। इस समय स्पीड की अगर मैं बात करूं, ये जो लोड है कितना है, 15,000, स्पीड कितना है, आरपीएम इज 500। सिमिलरली दिस विल बी 10,000, speed will be 700. Okay, and this will be 7,000 and speed will be 400. Okay, अब देखिए एक्सियल लोड यहां पर 0 है, तीनों केस में एक्सियल लोड जो है कितना है, 0। ये अच्छी बात है, मतलब कैलकुलेशन आसान हो गया, अच्छी बात का मतलब। ओके, कैलकुलेशन आसान हो। अब देखिए यहां पर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले PE1 निकालेंगे। हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें निकालना है क्यूबिकल मीन लोड। और क्यूबिकल मीन लोड क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ
PE1 का क्यूब N1 प्लस PE2 का क्यूब N2 प्लस PE3 का क्यूब इंटू N3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। ओके, तो PE1 निकालेंगे तो PE इक्विवेलेंट लोड का रिलेशन क्या होता है? S एक्स वी एफ आर प्लस वाई एफ ए, ये होता है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब देखिए ये वाली टर्म तो सभी के लिए जीरो हो गई ना। x1 कुछ भी मेंशन नहीं, VB1 कुछ भी मेंशन नहीं है, SB1। जब तक कुछ बोला ना जाए तब तक हमें कोई फैक्टर को, सभी फैक्टर को क्या लेना है? 1 लेना है। तो सीधी सीधी बात है, PE1 कितना हो जाएगा? FR के बराबर। FR मतलब 15,000। PE2 कितना हो जाएगा? 10,000। PE3 कितना हो जाएगा? 7,000। ओके, ये तीन। अब N1 N2 N3 की हम बात करते हैं। यहां पर N1 आपको बताया था कि इस समय में कितने रिवॉल्यूशन चल रहा है अभी। तो देखिए 500 आरपीएम है। ये क्या है? आरपीएम। आरपीएम का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में कितना चलेगा? 500। कितने समय तक ये स्पीड है? 25% ऑफ द टाइम। टोटल टाइम हमने ले लिया, मान लिया टी, तो इसका 25% मतलब कि 500 इंटू 0.25 टी। तो 500 का 25% कितना होगा? 125। ओके, तो ये 125 टी, इतने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली N2 निकालेंगे हम। N2 कितना होगा? 700 इंटू 0.50 टी, क्योंकि ये जो गैप है कितना है? 50% टाइम है ना, तो इसका कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 350 हो जाएगा। सिमिलरली N3 इज 400 इंटू रिमेनिंग टाइम इज 25, तो 400 का 25% 100 टी हो जाएगा। N1 N2 N3 ये तीनों। ओके, अब इस इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। ओके, तो क्यूबिकल मीन लोड कितना आ जाएगा हमारे पास? देखिए क्यूब रूट ऑफ देखिए 15,000 है, 10,000 है, 7,000 है, और ये 125 है, 350 है और 100 है। ये ध्यान 15,000 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 125 प्लस कितना था? 10,000, 7,000। 10,000 का क्यूब इंटू कितना बनेगा? ये 350 टी प्लस 7,000 का क्यूब मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, ध्यान। ओके, कितना जाएगा? 100 टी डिवाइडेड बाय 125 टी प्लस 350 टी प्लस 100 टी। इसका क्यूब रूट निकालना है। ओके, तो यहां से इक्विवेलेंट लोड निकालिए, कितना आ रहा है क्यूब। चलिए आप लोग कैलकुलेट करें और मुझे बताएं। थोड़ा सा टाइम लगेगा डेफिनेटली, बट आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो ये बनेगा 11.41 किलो न्यूटन।
कितना आएगा ये 11.19 आएगा, 419 है। पी इक्विवेलेंट निकालोगे तो 11.19 किलो न्यूटन। ये हमने जो वैल्यू पुट की है ये न्यूटन में, इसको आपको 1000 से डिवाइड करना होगा तो किलो न्यूटन में। ओके, तो देखिए अब ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास है, तो लाइफ हम निकालेंगे। ओके, तो देखिए टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये टी ये टी ये टी ये सारे टी कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो लाइफ ऑफ बियरिंग विथ 90% रिलायबिलिटी, सी कितना था, शायद 40 था, देख लीजिए 40.5 लिखेंगे यहाँ पर डायनामिक लोड, तो किलो न्यूटन, तो ये भी किलो न्यूटन। 11.19 के की वैल्यू कितनी रखेंगे 3। इसको सोल्व करें, 40.5 डिवाइडेड बाई 11.19 टू द पावर 3 आएगा 47. L90 जो आएगा इट इज 47.41 मिलियन रिवोल्यूशन आ रहा है, ये ध्यान रखें। ओके, या L90 हम ऐसे बोल सकते हैं 47.41 इंटू 10⁶ रिवोल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन में लाइफ जो हमसे पूछा है वो आवर्स में पूछा है शायद। व्हाट इज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ बियरिंग इन आवर्स, तो अगर रिवोल्यूशन में अगर हमारे पास आ गई तो आवर्स में कैसे निकालते हैं। देखिए आवर्स में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, लाइफ इन आवर्स इज इक्वल टू रिवोल्यूशन में अगर हमें निकाल लाइफ L90 इन मिलियन रिवोल्यूशन, L90 रिवोल्यूशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को फॉर्मूला पता है, मैं बेसिक से बता देता हूं। देखिए क्या होता है बेटा, अगर लाइफ निकालना है L90 रिवोल्यूशन में, तो कैसे निकालते हैं, लाइफ इन आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय आरपीएम। ओके, आवर्स में निकालना है तो लाइफ इन रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 60 इंटू आरपीएम। तो यहां से हमारे पास लाइफ इन आवर्स कितना आएगा, रिवोल्यूशन कितने रिवोल्यूशन आए हैं, ये 47.41 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 60। अच्छा, आरपीएम क्या लें यहां पर, इंपॉर्टेंट तो ये है ना, आरपीएम क्या लें यहां, आरपीएम क्या आएगा, अब आरपीएम तो फिक्स है नहीं, तो यहां पर आरपीएम हमें लेना पड़ेगा एवरेज आरपीएम, क्योंकि आरपीएम जो है वो तो यहां पर 500, यहां पर 700, यहां पर 400 है, तो एवरेज आरपीएम कैसे निकालेंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ये है, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को टोटल टाइम से अगर हम डिवाइड कर देंगे ना तो एवरेज आरपीएम आ जाएगा। एन एवरेज जो बनेगा 150 टी प्लस 350 टी प्लस 100 टी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहां से हमारे पास इन तीनों को हम जोड़ देंगे, 125 प्लस 350 प्लस 100 तो 575। तो एवरेज आरपीएम जो आएगा ना, ये आप ध्यान रखें 575 आरपीएम। तो यहाँ पर कितना पुट करेंगे 575, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 का और 47.41 में इसमें डिवाइड कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁶ से। तो ये लाइफ इन आवर्स आ जाएगा 13
74.2। तो ये बियरिंग की लाइफ कितनी होगी? 1374.2 आवर्स। ओके, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। अगर हमारे बियरिंग के ऊपर लोड जो है अगर वो वेरी कर रहा है, इस तरह से कोई कंडीशन है, तो उसकी अगर हमें एक्सपेक्टेड लाइफ निकालना है आवर्स में, तो इस तरह से हम निकालेंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को बियरिंग के ए टू जेड कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा, इसमें हम नया सब्जेक्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्लच। ओके, तो बियरिंग के हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। इसी तरह से अगर आपको सारे सब्जेक्ट और भी डिटेल में अगर पढ़ना है तो यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन AEC प्लस। ओके, AEC प्लस पर आपको SSC JEE के लिए बैच मिल जाएगा। बैच जो है वो सार्थक बैच है, साथ में टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट JEE या AE एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो उसके लिए आप विजय बैच को ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नॉन टेक्निकल ही पढ़ना है, केवल नॉन टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग बनाना, तो उसके लिए नॉन टेक का महापैक, इसमें सारे सब्जेक्ट रिकॉर्डेड हैं अच्छी क्वालिटी में डिजिटल बोर्ड पर, तो वो आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ओके, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। सेशन की PDF के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।